हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर मंथ का सार संग्रह को पढ़ेंगे, जिसका मैं फुल डिस्कशन करवाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक है दिसंबर मंथ का, जिसमें से आज हम लोग कवर करेंगे सार संग्रह को। पहला सेक्शन देते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बराबर की गुफाएं किस काल की है। तो देखिए, बराबर की गुफाएं जो है ये आपको मौर्य काल की है। अच्छा, बराबर की गुफाएं का जो निर्माण हुआ था वो अशोक करवाए थे। ठीक है, अशोक। ठीक है, 4 बराबर गुफाएं बनवाए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि ये बराबर की गुफाएं कहाँ हैं। तो ये बिहार में स्थित है। ठीक है, और कौन सा जिला में? तो जहानाबाद में। ठीक है। अच्छा, अशोक से देखिए एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक को देखो एगो उपनाम दिया गया था, देवनाम पीरी इनको बोला गया है, देवनाम पीरी। अच्छा, अशोक से का शिलालेख बहुत ही फेमस है। शिलालेख देखिए, इंडिया में जो शिलालेख का जो प्रचलन था वो किसके समय में हुआ था? तो अशोक के समय में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन किसके समय में? अशोक के समय में। देखिए, अशोक का जो शिलालेख है, अभी तक टोटल जो ज्ञात शिलालेख है वो 33 मिला है। ठीक है, जिसमें से कुछ मैं शिलालेख बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अशोक का 13वां शिलालेख जो है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा एक जानकारी और ले लीजिए कि जो शिलालेख, अशोक का जो शिलालेख है सबसे पहले कौन पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था। और ये इनका जो भाषा था वो प्राकृत भाषा में ज़्यादातर अशोक का शिलालेख दिया गया। स्टैंडर्ड था प्राकृतिक, बाकी तो अरमाइक वगैरह बाद में ऐड हो गया था। चलिए, तो हमने क्या बोला था कि अशोक का जो है टोटल 33 शिलालेख है, जिसमें से कुछ शिलालेख जो एग्जाम में पूछा है मैं करवा रहा हूँ। एक था 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। देखो एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, कलिंग युद्ध का चर्चा है। कौन सा शिलालेख में? तो 13वां शिलालेख में। इस शिलालेख में भीषण नरसंहार हुआ था, जिसमें से आगे अशोक ने धम्म की नीति को अपना लिया था। देखो एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि अशोक का जो 14वां शिलालेख है, ठीक है, ये इसमें बताया गया है कि धार्मिक जीवन जीने के लिए, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा का उल्लेख है। प्रेरणा का उल्लेख है। बाकी तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है कि अशोक भैया मौर्य वंश का शासक था। ये तो मैं पिछला वीडियो में आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे मैं देखो 2 सीरीज चला रहा हूँ। एक चला रहा हूँ प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह, और दूसरा चला रहा हूँ मैं दृष्टि का सार संग्रह। तो आप वीडियो को दरोगा एस्पिरेंट चैनल पे जाके देखिए, आपको ऐसा कंसेप्ट आपको नहीं कहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपनिषद में उल्लिखित पंचाल का दार्शनिक नरेश कौन था? तो ये थे प्रवाहन जावली। देखो उपनिषद का जो रचना किया था, ये देखो इम्पोर्टेंट है, रचना जो किया था वो किया था व्यास ऋषि। व्यास ऋषि, तो ये आप याद रखना। ठीक है, कि उपनिषद की रचना कौन किया है? तो व्यास ऋषि। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और है तीसरा नंबर कि मनुस्मृति में सरस्वती और दुष्दती नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से पुकारा गया है? तो देख भैया, ब्राह्मणवर्त के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, ब्राह्मणवर्त किसके नाम से पुकारा गया है? अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ये 1784 ईस्वी में हस्ताक्षर पर स्वीकार कर लिया था ब्रिटिश इंडिया के विरुद्ध मंगलौर की संधि में। यहाँ से लेकिन ये मैंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है? तो देखो 16 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश इंडिया का स्थापना होता है। अब देखो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है टीपू सुल्तान से, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। ठीक है, इसीलिए इसको मैसूर का बाग भी बोला जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैसूर का बाग किसको बोला जाता है? तो टीपू सुल्तान को बोला जाता है। अच्छा, टीपू सुल्तान से देखो एक क्वेश्चन और बन जाता है, पढ़े होंगे मॉडर्न इंडिया में। तो जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब का स्थापना करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? 1797 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। अच्छा, इसका मृत्यु का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर जब युद्ध होता है ना, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो 1799 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, चलो आगे। ये हो गया।
चारों वेदों में से किस वेद में जादुई माया का वशीकरण का उल्लेख है? देखो भैया, ये 4 गो वेद है, आपको पता होगा, ठीक है, जिसमें जादू टोना जो किया गया अथर्ववेद में है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आपके एग्जाम में बनेगा, मैं बताता हूँ। 4 वेद है, पहला वेद को ऋग्वेद बोला जाता है, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद बोला जाता है, ठीक है, प्राचीन वेद। ऋग्वेद हो गया सबसे प्राचीन वेद, लेकिन अथर्ववेद हो गया नवीनतम वेद, एकदम नया वेद, नवीनतम वेद। कोई नहीं बताएगा इतना जितना मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, अब ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, एक होता है आपको सामवेद, ठीक है, एक हो गया आपका देखो सामवेद, ठीक है। सामवेद में क्या है तो गायन से, गाना से संबंधित है, गाना से संबंधित है सामवेद। एगो बच गया कौन, यजुर्वेद, देखो यजुर्वेद, तो इसमें गद्य और प्लस पद वाला वेद है, यानी कविता और कहानी वाला वेद। किसी को यूँ पता ना होगा गद्य पद का मतलब क्या होता है, तो गद्य और पद वाला वेद कौन सा है, यजुर्वेद, कहानी और कविता वाला। चारों हो गया कंसेप्ट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख किया गया है? देखो ऋग्वेद में बहुत सारे नदियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, जिसमें से हम जानेंगे आज जो जो इंपॉर्टेंट, देखो याद रखें, जो जो एग्जाम में पूछा है बीपीएससी या दरोगा में, देखो क्या क्या पूछा है। बिपाशा 3-4 बार पूछा है, तो बिपाशा नदी पुराना नाम है बिपाशा, नया नाम है ब्यास नदी का। अस्किनी भी पूछा है, दिखाया है, चिनाव नदी को बोला जाता है, ठीक है। सदा नैरा भी 5 बार पूछा है, इसको गंडक नदी को बोला जाता है। और कुभा काबुल और ये बिपाशा, ठीक है, बितस्ता झेलम नदी को बोला जाता है। और पुरुषनी रावी नदी किनारा, रावी नदी किनारा बोला जाता है। तो ये सब याद रखना आपको, सिंधु सिंध को बोला जाता है, ठीक है। ये देखिए पुरुषनी पुराना नाम है और ये रावी नया नाम है। तो बहुत सारे नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वशिष्ठ को किस पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो देखिए ये जो आपको किया गया है भरतों के। अगला क्वेश्चन है कि 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते समय गढ़ कटंगा का बचाव करने के लिए दौरान रानी की मृत्यु हो गई थी। देखिए ये रानी दुर्गावती को मृत्यु हो गया था, ये अकबर के समय में युद्ध किए थे, मुगलों से लड़े थे। और ये कहाँ के शासिका थी? तो याद रखना ये एमपी की शासिका थी, मध्य प्रदेश की ये शासिका थी, गोंडवाना क्षेत्र से, गोंडवाना क्षेत्र से। देखो एग्जाम में ये चीज़ बहुत पूछा जाता है कि भारत की अग्नि, एकदम नया नया फैक्ट आपको मिलेगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। भारत की अग्नि किसे कहा जाता है? तो रानी दुर्गावती को। अच्छा, इनको वीरांगना बोला गया है। तो जैसे समाधि, इसको याद रखना, जैसे रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना बोला गया, उनका समाधि ग्वालियर में था रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका जो रानी दुर्गावती का जो समाधि है ये आपको एमपी के जबलपुर में है, ठीक है, जबलपुर में। तो ये फैक्ट आप याद होना चाहिए। अच्छा हाँ, चंड प्रघोत महासेन कहाँ का शासक था? तो देखो भैया ये अवंती का शासक था। अब देखो अवंती आया है तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, अवंती जो था वो महाजन पद काल का हिस्सा था। देखो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको महाजन पद का भी दे देता हूँ। देखो भाई महाजन पद, तो देखो महाजन पद का जो उल्लेख जो मिलता है वो 2 साहित्य में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है, अंगुत्तर निकाय, और प्लस जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। भगवती सूत्र में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। अब देखो इसमें से ये हमको जानकारी है, आपको देता हूँ मैं। 16 महाजन पद तो था, 16 महाजन पद में देखो आपको, चलो पहले विदेश वाला देखते हैं। 2 महाजन पद जो था ना भाई वो आपको आउट ऑफ इंडिया था, यानी पाकिस्तान में था। कौन कौन था? एगो था गंधार और दूसरा था आपको कंबोज, ठीक है। तो ये 2 आउट ऑफ इंडिया था। अच्छा यहीं पे एगो विश्वविद्यालय भी था। देखो आपको गंधार में, गंधार की राजधानी कहाँ था ये आपको बताया गया था ना, एक सेकेंड, हेलो, गंधार की राजधानी आपका कहाँ था? तक्षशिला। तो देखो तक्षशिला में आपको भी पता है कि तक्षशिला में वो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी था, ठीक है। तो आपको उस विश्वविद्यालय का पता होना चाहिए, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो भी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में, तक्षशिला में। इसका देखो स्थापना कौन किया था, ये एग्जाम में पूछा है। तो राजा दक्ष, ये याद रखना दोस्त, ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तो तक्षशिला
ठीक है, कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसका स्थापना कौन करता है? तो राजा दच करता है। तो हमने 2 देख लिया, 2 पाकिस्तान में था। अब बिहार में थोड़ा सा देखते हैं। बिहार आते हैं, 2 हो गया। देखो बिहार में 3 है, ठीक है, 3 महाजनपद था बिहार में। कौन कौन था? तो अंग, मगध, बज्जी, ये तो पता होगा आपको। अंग, मगध और बज्जी। देखो बज्जी के बारे में जानो। बज्जी जो था सबसे, आपको पता है, विश्व का प्राचीनतम गणराज्य था बज्जी। विश्व का प्राचीनतम गणराज्य आपको कौन था? तो बज्जी था। अच्छा, बिहार आए हो तो बिहार में यहाँ पे एक नालंदा विश्वविद्यालय था, बहुत ही फेमस था, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। ठीक है, तो इसका स्थापना याद रखना। स्थापना इसको कौन किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। तो ये आप याद रखना। अच्छा, और कुछ बच गया? हाँ, 1-2 क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है। क्वेश्चन तो देखो दोस्त बहुत है, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। देखो एगो दक्षिण भारत में याद रखना, दक्षिण भारत में ओनली 1 है, ठीक है। 16 महाजनपद दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में एक ही जनपद था। वो जनपद का नाम क्या था? अस्मक, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखना। चलिए, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब जो दिया हुआ है हम उस पर चर्चा करते हैं। हाँ, चंद्रप्रद्युम्न महासेन, ये महासेन का शासनकाल कौन सा था? अवंती था। तो आपको बता दिया गया है सब कुछ। तो अवंती के बारे में देखो, अवंती की राजधानी जान लो। इसका जो एगो था उत्तरी राजधानी था भाई, और एगो दक्षिणी राजधानी था, ठीक है। तो ये दोनों पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा है। तो इसका उत्तरी राजधानी था उज्जैनी, उज्जैनी, और दक्षिणी था ये महिष्मती, महिष्मती, ठीक है। बाकी मैं डिटेल एंशिएंट इंडिया जब पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा। कौन से वैदिक देवता बोगाज कोई अभिलेख में उल्लेखित है? तो देखिए, बोगाज कोई में जो उल्लेखित है आपका, वो इंद्र है, मित्र है, नास्टक है और वरुण है। चलिए, अगला सेक्शन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो पहला क्वेश्चन है कि पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की ताकत विचारों के शान से तेजी होती है। यही चीज़ है यह जिसे हम संकट के करना चाहते हैं। यह वाक्यांश किसके लिए कहा गया है? देखिए, ये जो पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब तलवार के विचारों से पर तेज होता है, ऐसा कौन कहे थे? तो ये भगत सिंह कहे थे, ठीक है। भगत सिंह से जोड़ के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। इनका एक नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, आपको पता होगा। लेकिन एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप बीपीएससी दरोगा में देखे होंगे, हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन। ये जो लाहौर में एक ब्रिटिश अधिकारी होता है, सैंडर्स, ठीक है। तो सैंडर्स को इन लोगों ने ये गोली मार देते हैं, ठीक है। कौन? भगत सिंह। और जिसके लिए बुलाया जाता है आपको लाहौर में असेंबली में, ठीक है, सेंट्रल असेंबली में बुलाया जाता है। और उसी के दिन ये भगत सिंह वहाँ पे बम फेंक देते हैं, ठीक है, बम फेंक देते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या, बम तो फेंक देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाता है, लेकिन वहाँ से ये भाग नहीं निकलते हैं, ठीक है, पकड़े जाते हैं और वहीं पे उनको फांसी दे दिया जाता है। इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा मॉडर्न इंडिया में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ये बनेगा कि कब फांसी दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। और कौन कौन थे साथ में? तो एगो भगत सिंह था भाई, ठीक है, और दूसरा था आपका राजगुरु और तीसरा था सुखदेव। तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था, और साथ में राजगुरु था और सुखदेव था। क्यों दिया गया था? क्योंकि सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिए थे, वहाँ से भाग नहीं निकले थे, और एक कारण ये भी था कि उनको सैंडर्स को गोली मारा था। अगला क्वेश्चन, 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो 1916 में कांग्रेस में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध बोला जाता है, वयोवृद्ध या ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया को बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो ये याद रखना। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनका एक बहुत ही फेमस पुस्तक था, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। इसमें धन का निष्कर्षण के बारे में चर्चा किया गया है, धन का निष्कर्षण। तो ये पुस्तक कौन लिखे हैं? तो ये दादा भाई नौरोजी लिखे हैं। अच्छा, एक पुस्तक और इनसे जोड़ के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ। देखो, ड्रेन ऑफ वेल्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। तो ये 2 पॉइंट है, वो वाला ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि वार्निकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? देखो भैया, वार्निकुलर प्रेस एक्ट तो हो गया था, पारित हो गया था लॉर्ड लिटन के समय में, लेकिन एग्जाम में अगर पूछ दिया कि समाप्त कौन किया था, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। समाप्त जो किया था वो लॉर्ड रिपन किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। वार्निकुलर प्रेस एक्ट आपका पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में, लेकिन इसको समाप्त कर दिया था लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो देखो, इल्बर्ट बिल विधेयक जो भैया लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पेश किया गया था। यहाँ से देखो 4 क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा पूछा है, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और देखो क्या पूछेगा, और देखो इल्बर्ट बिल तो हो ही गया है। एक क्वेश्चन इनसे ये वाला शिक्षा वाला पूछता है जी, क्या नाम था, याद आ जाओ, हंटर आयोग। हाँ देखो, हंटर आयोग का जो गठन हुआ था ना, वो लॉर्ड रिपन के समय में था। और हंटर आयोग किस लिए गया था? तो शिक्षा से रिलेटेड है हंटर आयोग। ये क्वेश्चन देखो, और इससे पूछा जाता है, ये बीपीएससी वाला तो जरूर पढ़ा होगा, ये प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम, ठीक है। तो ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ये 4-5 फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल किस अधिवेशन में हुआ था? तो देखो, ये हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अच्छा, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी समझा था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा समझे थे। ये असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको डेट याद होना चाहिए, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, ठीक है। और इनको गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। कब मिला था? तो 1912 में मिला था। चलिए, एशिया का नोबेल पहली बार इन्हीं को मिला गया था, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखना। अच्छा, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत सुपर डुपर क्वेश्चन है, इसको बहुत बार पूछा है एग्जाम में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और यह त्रिपुरी कहाँ थे? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। लेकिन इतना काम नहीं चलेगा। देखो, आज मैं एक डोज देता हूँ। देखो भैया, त्रिपुरी संकट बोला गया था, त्रिपुरी संकट। हटिया भाई, देखो यहाँ बताता हूँ, चलो देखो, त्रिपुरी संकट 1939। देखो, एक्चुअल में होता क्या है ना कि 1938 ईस्वी में आपको ये सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, ठीक है। बोस अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है, करते हैं शासन व्यवस्था। फिर दूसरा बार, फिर समय बीतता है, फिर दूसरा बार बनते हैं 1939 ईस्वी में। इनके किसको हरा के बनता है? तो पट्टाभी सितारे मैया, ये याद रखना नाम जी, पट्टाभी सितारे मैया, सितार मैया को हराकर बनता है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, बन गया अध्यक्ष। अच्छा, अगला क्या होता है कि अगला थोड़ा सा कांग्रेस में उलटफेर हो जाता है, तो ये त्यागपत्र दे देते हैं। देखो, ये भी क्वेश्चन आता है, त्यागपत्र दे देते हैं। तो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद को देते हैं, ठीक है। और त्यागपत्र देने के बाद ये अपना खुद का एगो पार्टी बना लेते हैं, जिसको नाम होता है, बहुत पढ़े होंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करता है, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन कुछ पूछेगा इससे? हाँ देखो, 2 क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है, हमेशा पूछा भी है। देखो, 2 नारा इनका बहुत फेमस है। अब क्यों बता रहा हूँ, देखो आगे बताओ क्यों बता रहा हूँ। एक दिया था कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये सब जानता होगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ रहा है आजकल कि दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिए थे? तो याद रखना भैया, सिंगापुर से दिए थे। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक नारा और दिए थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा।
तो ये कहाँ बोला गया था, इम्पोर्टेंट ये है, नारा तो सब जानता है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये आपको बोला गया था बर्मा में। तो ये इसको भैया याद रखना। चलिए हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। देखो स्वराज दल के जो स्थापना, ये डेट याद रखना, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किया गया था और ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन बनेगा। देश बंधु बोला जाता है चित्तरंजन दास को, लेकिन अगर दीन बंधु पूछ दिया तो दोस्त, दीन बंधु अगर एग्जाम में पूछ दिया गया तो CF एंड्रूज को बोला जाता है, एंड्रूज। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। याद रखने का तरीका, तो देश बंधु तो देश के है तो चित्तरंजन दास, और दीन बंधु विदेश के है तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हो। अच्छा अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया है कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन, देखो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन के लिए भाषण के लिए बुलाए थे किनको, विवेकानंद को, और वहाँ पे भैया 3-4 महीना तक लगातार भाषण दिए थे। ये भाषण कब दिए थे, 1853 इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखो एक जोड़ के क्वेश्चन और बनेगा कि इसका विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था। तो बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है, पूछा है, ठीक है। इनका गुरु का नाम आपको बताना है। तो गुरु का नाम था कौन था, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों। अच्छा अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड कहाँ गया भाई, अच्छा हाँ अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार एग्जाम में आया है कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संदर्भ में यह कथन किसका है। देखिए यहाँ भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपके पेपर में बना है। देखिए तो यह रिपोर्ट रद्दी कागजों के ढेर में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संदर्भ में कौन, ये कथन किसने कहा था। ये सर शिवास्वामी अय्यर कहे थे। बहुत विरोध हुआ था। देखो सर साइमन कमीशन के बारे में आपको बेसिक जानकारी में देता हूँ। देखो साइमन कमीशन, इसको देखो भैया वाइट कमीशन भी बोला जाता है, वाइट कमीशन, ठीक है। तो इसका जो स्थापना होता है, देखो स्थापना होता है इसका नवंबर 1927 में, ठीक है, नवंबर 1927 में, ठीक है। अच्छा इसका गठन क्यों किया गया था, तो ये भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए रिपोर्ट बनाने के लिए इनको भेजा कि जाओ देखो भारतीयों को संवैधानिक दर्जा देना है या नहीं देना, इसके लिए इसको भेजा गया था इंडिया। तो इंडिया कब आया था, तो ये देखो इम्पोर्टेंट है, ये आपको 3 फरवरी, बहुत बार पूछा है जी, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को ये भारत आया था। और कहाँ, कौन सा शहर आया था, तो ये एग्जाम में पूछा है आपको, मुंबई आया था, मुंबई आया था, ठीक है। आ तो गया, लेकिन आने के बाद भैया इतना विरोध होता है इसका, इतना विरोध होता है कि मत पूछो, बहुत ज़्यादा विरोध होता है, बहुत सारे लोग की मृत्यु भी हो जाता है। अब विरोध इसलिए हो जाता है ना क्योंकि इसमें ये कमीना जो था एक भी इंडियन को नहीं रखता है, सारा सदस्य जो होता है ब्रिटेन वाला को रखता है। तो ब्रिटेन वाला को रखेगा तो ऑफकोर्स वो अपने मन से ही काम करेगा, ठीक है। तो क्या संवैधानिक सुधार करेगा ये घंटा। तो देखिए तो ये हो गया। और इसी में जब इनका विरोध लगता है तो विरोध में नारे लगते हैं, साइमन गो बैक का नारा लगता है, ठीक है, साइमन गो बैक का नारा लगता है। और इसी नारा में हमारा एक जो प्रमुख नेता लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है। बाकी देखेंगे मॉडर्न इंडिया में पूरा पढ़ाऊंगा तो विस्तार से बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला सेक्शन हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। पहला क्वेश्चन है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने संविधान का कौन सा आर्टिकल यूज किया है, तो आर्टिकल 16। किस अनुच्छेद को द्वारा संविधान में संवैधानिक नागरिकों को अधिकार की निश्चितता प्रदान किया गया था। देखो कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार कहाँ से दिया गया है, तो अनुच्छेद 12 से अब 35 में। देखो यहाँ से भैया 3-4 को क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो मूल अधिकार ये भाग 3 का पार्ट है, ठीक है, भाग 3 का। और इसको भैया देख भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, पूछा है क्वेश्चन, भारत का मैग्ना कार्टा कौन सा भाग को, तो भाग 3 को। भाग 3 में कहाँ से उल्लेख है, तो 12 से
35 तक के आपको उल्लेख है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत में संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा है। देखो, पहले जो था सभी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन इसको देखो ये भी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत बोला नहीं, संविधान का ये संपत्ति का अधिकार भैया मूल अधिकार नहीं है, तो 44वां संविधान संशोधन लाया 1978 में, और इसको कौन सा अधिकार कर दिया गया, वैधानिक अधिकार कर दिया गया। तो ये भी बहुत बार एसएससी इसको पूछा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उनका जो विवाद का निपटारा कौन करेगा। तो विवाद का निपटारा आपको जो करता है वो कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। उपराष्ट्रपति से अब जो क्वेश्चन बनेगा आपका, देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद है कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है, तो आर्टिकल 68 बोलता है ऐसा, ठीक है। अच्छा, इंडिया में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मतलब सर्वोच्च न्यायालय के होगा इंडिया में, वो कौन सा आर्टिकल बोलता है, तो आर्टिकल 124 के तहत 24 के ए। तो ये आप याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, ये हो गया। अच्छा, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो देखो दोस्त, राज्यसभा का जो सदस्यों का जो निर्वाचन होगा ना, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। अच्छा, ये तो हो गया था। देखिए संविधान सभा, अगर संविधान का बात आया तो थोड़ा सा संविधान का आपको बेसिक जानकारी देता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब आता है। देखिए संविधान सभा, देखिए भारतीय संविधान सभा का जो पुराना नाम था, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक है। संविधान सभा का पुराना नाम, संविधान सभा का पुराना नाम, ये एग्जाम में देखो पूछ सकता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, मैं बताता हूँ। इसको बोला जाता है इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल संविधान का पुराना नाम है संविधान सभा का, ठीक है। तो आप इसको याद रखना है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा का गठन के बारे में। देखो संविधान सभा का गठन, देखो इसका जो गठन होता है वो 9 दिसंबर 1946 को होता है, और इसका अस्थायी अध्यक्ष किसे चुन लिया जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया जाता है। अब देखो 9 में तुम 2 जोड़ो, तो 9 में 2 जोड़ेगा 11 हो जाएगा। तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अच्छा, 11 में फिर 2 और जोड़ दो, तो 2 और जोड़ेगा तो 13 हो जाएगा। 13 यानी 13 दिसंबर 1946 को, देखो 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, और उद्देश्य प्रस्ताव के अध्यक्ष कौन होता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होता है। तो ये आपको इस मेथड को याद रखना, आपको एग्जाम में गलती नहीं होगा। अच्छा, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच में अंतराल किसके अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 महीना से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। अच्छा, राज्यसभा का विघटित हो सकता है, तो भैया देख, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता। काहे नहीं विघटित होता है कि राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन है, ठीक है, लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा में टोटल सीट कितना, 250, जिसमें 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो ये एग्जाम में याद रखना। अब बाकी तो आपके होशियारे हो, 238 कहाँ जाएगा, तो आप लोग को तो इतना पढ़े लिखे हो। अच्छा, किसी विधानमंडल में किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमत या अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग से जोड़ी गई है। हाँ, ये देखो भैया, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे संविधान, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का चर्चा नहीं है, ठीक है, और ये भाग 4 का पार्ट है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, एक क्वेश्चन जो हमेशा आपको परेशान करता है और एग्जाम में पूछता है। तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं है, लेकिन एक बिल पास हुआ, ठीक है, तो आपको ये पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है, स्वर्ण सी समिति, ये भी याद रखना, स्वर्ण सी समिति, ठीक है, तो इसके साथ क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है।
कब जोड़ा गया था इसको, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 और इसको स्वर्णसिंह समिति, और ये कौन सा पार्ट में है मौलिक कर्तव्य, तो ये चौथा भाग में है। अब देखो क्वेश्चन और यहाँ से देता हूँ मैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये रूस से लिया गया है। अच्छा, अगर उलट के पूछ दिया जाए, मौलिक अधिकार पूछ लिया जाए, तो अधिकार पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो क्या मारोगे, तो आपको यूएसए लगाना है। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान, तो ऐसा आर्टिकल 6 बोलता है कि आइए हमारे पास भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लॉन्ग हो जाएगा, नहीं तो मैं इसको भी बड़ी अच्छा से बताता, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, कहाँ यूज, लेकिन अभी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत का ये आपका भूगोल। यहाँ से भी क्वेश्चन देखो खूब एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि 49वीं समांतर रेखाएं किन दो देशों की सीमा पे लगती है। तो देख भैया, 49वीं जो लगता है वो यूएसए और अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में ये आपको 49वीं लगता है। लेकिन अगर 17वीं पूछ दिया जाए तो देखो कोरिलेट करके पढ़ो, तभी कुछ कर पाओगे, वरना ऐसे ही रह जाओगे। देखो 17वीं देखो कि कहाँ ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये देखो उत्तरी कोरिया और प्लस दक्षिणी कोरिया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। अच्छा, और क्या पूछ सकता है, देखो आपको बिहार सचिवालय का भी एग्जाम है, तो देखो मैगी नोट पूछ सकता है, मैगी नोट रेखा एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच की बॉर्डर बनाता है, जर्मनी प्लस फ्रांस। अच्छा, एक और देख लो, हिडेनबर्ग रेखा भी बहुत बार पूछा जाता है, हिडेनबर्ग, ठीक है, तो ये पूछा जाता है आपको, पोलैंड और जर्मनी के बीच में पड़ता है ये, पोलैंड प्लस जर्मनी। बाकी तो बेसिक डूरन आपको पता होगा, उतना बताने की क्या ज़रूरत है। चलिए, पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से हमारा गुजरता है, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरता है, और कितना समय आगे हमसे, 5.5 घंटा आगे, ये भी पता। जो इंडिया में अगर पूछ लिया जाए तो इलाहाबाद के नैनी से। ये 4 पॉइंट है, हमेशा पूछता है, याद रखना। अच्छा, मुल्ला पेरियार बांध विवादित मामला किन दो राज्यों के बीच में, तो देख भैया, मुल्ला पेरियार है जो आपका तमिलनाडु और केरला में है, लेकिन क्वेश्चन घुमाएगा तो घूमना मत। देखो कावेरी पूछ लगाता हूँ, कावेरी जल विवाद, तो कावेरी जल विवाद देखो ये भी खूब पूछा है, एसएससी 10 बार पूछा है इसको। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का मामला है। तो आप दोनों याद रखना, कोरिलेट करके इसलिए बता दे रहा हूँ मैं। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, तो गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको जूट को बोला जाता है गोल्डन फाइबर। अच्छा, सुंदरी पेड़ों में प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ है, तो मैंग्रोव, जो कि आपका वो क्या है, कोलकाता में पड़ता है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में है। माउंट जोपुनो किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। माउंट जोपुनो, ये नया क्वेश्चन है, सिक्किम में स्थित है। अगला, किस राज्य में शत्रुंजय यानी आंतरिक दुश्मनों के खिलाफ जीत का स्थान पहाड़ियाँ स्थित है। अच्छा, जैसा भी है, तो ये पति ताना शहर भावनगर, आपको ये गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के गोल्डन बीन के रूप में जाना जाता है, तो गोल्डन बीन के रूप में कौन जाना जाता है, सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन के मात्रा होता है, और इंडिया में सोयाबीन सबसे ज़्यादा शायद एमपी में पाया जाता है, इसको सोया प्रदेश भी बोला जाता है, ठीक है। अंडों की टोकरी भी बोला जाता है एमपी को। चलिए, बाघ भी सबसे ज़्यादा वहीं पाया जाता है, ये भारत के बीच में पाया जाता है। थोड़ा बहुत लॉन्ग हो जाएगा। राजस्थान में झमर कोतवा खदान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पहली बार पढ़ रहे हैं भाई। झमर कोतवा खदान किस लिए प्रसिद्ध है, तो रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन एग्जाम में जो अभी तक पूछा है, देखो वो पूछता है, खेतड़ी पूछता है राजस्थान वाला, ये पता नहीं कहाँ से आ गया झमर कोतवा। खेतड़ी, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये एग्जाम में 10 बार आया है। ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ये याद रखना है, और राजस्थान में है। अच्छा, पर्यावरण देखते हैं। संकेतक प्रजातियाँ क्या होता है, तो वे प्रजातियाँ जो पर्यावरण में एक विशेष परिवर्तन के लिए जाना जाता है। मुर्सेल वाच प्रोग्राम क्या है, तो ये पर्यावरण को प्रभाव को आकलन के लिए वैश्विक स्तर के लिए यूज होता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो ये चिल्का झील है, कहाँ पड़ता है भैया, तो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किस झील को तैरती झील के रूप में जाना जाता है, तो देखो भैया, लोकटक झील को तैरती पुल, और लोकटक झील कहाँ है, ये भी याद रखना, ये मणिपुर में है, ठीक है। तैरता हुआ झील कहाँ है, तो लोकटक मणिपुर।
भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो बुलर। बुलर कहाँ पड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चलिए, अच्छा देखिए, मणिपुर से ना एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है जो पूछा हुआ है। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, इसको कम से कम तो 10 बार पूछा है, ठीक है। तो ये मणिपुर में पड़ता है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको याद रखना दोस्त। ये हो गया। चलिए, दुनिया में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कब स्थापित हुआ था? तो ये 1979 ईस्वी में हुआ था। ये देखो, इंदिरा गांधी बहुत पूछता है ये। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको अन्नामलाई, गलत लिखा है, अन्नीमाली लिख दिया, अन्नामलाई वन्य जीव अभयारण्य इसको नाम था, ठीक है। और ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में देखो 2-3 वो है, आपको मैं बताता हूँ। वहाँ है मुदुमलाई, मुदुमलाई, और हो गया आपको अन्नामलाई। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान सारा कहाँ है? इंदिरा गांधी सारा कहाँ है? ये आपको तमिलनाडु में। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सेक्शन हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। देखो, इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखो, स्टैगफ्लेशन है वैसे कंडीशन में होता है जब मंदी के साथ मुद्रास्फीति हो, तभी होगा स्टैगफ्लेशन, वैसे नहीं होगा। कि जो एजेंसी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। तो देखो, ये आपको ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लगाया था, जिसको सीएसओ बोला जाता है। तो ये आप याद रखें। देखो, इसका मुख्यालय देखो एग्जाम में बहुत बार पूछा है जी। इसका मुख्यालय जो है आपका वो दिल्ली में है। और स्थापना कब होता है? तो ये डेट याद रखना, 2 मई 1951 को आपका इसका स्थापना होता है। चलिए आगे, किस एजेंसी, ये तो हो गया भाई। 2015 में महासभा द्वारा अपनाया गया, एग्जाम में नहीं आएगा। हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत में निम्नलिखित में किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? ये कम से कम 5 बार पूछा है। तो ये थोक मूल्य सूचकांक होता है, WPI पे लागू होता है। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन में सही कर सकता है। तो वह मुद्रा जो निर्यात को कम करेगा और घरेलू मुद्रा को आयात को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि सीधा याद रखो कि बजट का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में? थे अनुच्छेद 112 में। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास समय हैदराबाद में, लेकिन इतना काम नहीं चलेगा। हैदराबाद से क्वेश्चन और पूछा जाता है। DNA फिंगरप्रिंट सब पढ़ा होगा, DNA फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। तो DNA फिंगर प्रिंटिंग कहाँ है? संस्थान तो हैदराबाद में, और राष्ट्रीय ग्रामीण भी कहाँ है? हैदराबाद में। अच्छा, ये नीति आयोग ने गरीबी रेखा से आधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में देखो 200 कैलोरी तक अवार्ड, ठीक है, 200 कैलोरी तक। और शहरी क्षेत्रों में आपको नीचे रखने वाला और नगरीय क्षेत्र में कैलोरी आपको 2100 तक मिलता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा, ये हो गया। हाँ, ये भी देखो क्वेश्चन अच्छा है। नीति आयोग द्वारा सर्वेक्षण आधार पर निर्धनता रेखा के लिए आकलन किया गया है। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण इसको लागू करता है। अच्छा, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी के अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग ने किस सूत्र का प्रयोग किया था? तो DT लकड़ावाला का, ठीक है। तो याद रखना। अब आ गया साइंस। देखो, साइंस को भी आज ऑपरेशन करते हैं। देखिए, साइंस का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश वोल्टीय सेल को प्रयोग में सौर ऊर्जा को रूपांतरित करने का किसका उदाहरण दिया जाता है? ठीक है, किसका उत्पादन होता है? तो ये वैद्युत ऊर्जा को पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन और पूछेगा। ये डायनमो वाला हमेशा आता है, परेशान करता है एग्जाम में, इसको याद रखना। डायनमो किस में चेंज होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत में बदलता है। तो ये वाला ज़्यादा याद रखना, बहुत बार पूछा है। अच्छा, किस पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विरामावस्था है और एकांश समान में स्थिति में? तो उस परिवर्तन को देखो, इसको मैं बताता हूँ। देखो, न्यूटन का पहला नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन का पहला नियम बोलता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लागू जाए। देखो, ये कोई वस्तु है, इस पर स्थिर है जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाएगा, ठीक है। तो इसी को न्यूटन का प्रथम नियम कहा जाता है। देखो, न्यूटन के इसको गैलीलियो का नियम, देखो क्या क्या कहेगा? न्यूटन के प्रथम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, और इसको गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, ये न्यूटन का प्रथम नियम हो गया। और इसे क्वेश्चन और देखो, न्यूटन के नियम से देखो एगो बल का परिभाषा निकलता है जी। बल का परिभाषा एग्जाम में पूछता है कि न्यूटन के किस नियम से बल का परिभाषा मिलता है, ठीक है। तो आपको ये न्यूटन के प्रथम नियम से। चलिए आगे, हट जा भाई।
हाँ ये हो गया जड़त्व का, तो हो ही गया। अच्छा, ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? देखो, ऊंचाई के जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो ऐसा किस लिए होता है कि वायुमंडलीय दाब वहाँ का क्या हो जाता है, कम जाता है, तभी ये कारण बनता है। ठीक है, अतः क्वथनांक कहा जाता है। देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा। जैसे हम लोग पहाड़ वाला भी क्वेश्चन बहुत आता है कि जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हमारा नाक से ब्लड गिरने लगता है। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ भी यही कंडीशन बनता है, वहाँ का जो होता है वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, घट जाता है या कम जाता है। अच्छा, आप लोग एरोप्लेन में जब चढ़े होंगे तो वहाँ बोला जाता है भैया फाउंटेन पेन नहीं ले जाना है। इसलिए नहीं ले जाना क्योंकि हम ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कमता है, और फाउंटेन पेन का जो साइज जो आता है वो निकल जाता है। यही कारण है कि वहाँ पर हम यूज नहीं करते। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, यदि एक व्यक्ति चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है तो न्यूटन के किस नियम से इसका उपयोग करके अपने तट तक ला सकता है? देखिए, ऐसा ये न्यूटन का थर्ड लॉ के तहत होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ। तो इसमें यह बोला गया है ना कि प्रत्येक प्रतिक्रिया के द्वारा विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, जितना तुम भैया एनएस फोर्स लगाओगे उतना फोर्स लगेगा, परिणामी बल जो होगा 0 होगा। तो ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में देखो यहाँ से क्या क्या आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपको बताता हूँ। देखो, एक तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जैसे देखो बंदूक, तो हम लोग बचपन में जब मेला जाते थे तो बहुत बंदूक चलाते थे, याद होगा। तो उसमें क्या होता है कि जब बंदूक चलाते हो, छोड़ते हो, तो हल्का उसका जो पीछे का जो कवर तो पीछे की ओर धक्का देता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदूक चलाते समय पीछे की धक्का देना, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ के कारण ही ऐसा संभव हो पाता है। अच्छा, नदी या तालाब में जब नाव पे जाते तो जैसी नाव से आप उतरते होंगे तो नाव पीछे की ओर आ जाता है, तो नाव का पीछे की ओर आ जाना ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ का ही कमाल है। ठीक है। अच्छा, जो आकाश में रॉकेट जो उड़ता है, रॉकेट, तो ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ का ही कमाल है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, बल वो जो बताए थे कि न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा निकलता है, लेकिन अगर पूछ देगा न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक निकलता है, यानी व्यंजक बोले तो F बराबर m में। ठीक है, मास और रेसिस्टेंस, तो ये न्यूटन के सेकेंड नियम से निकलता है, तो गलती मत कर देना भाई। ठीक है, ये याद रखना, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक निकलता है और पहले नियम से बल का परिभाषा निकलता है। चलिए आगे, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ये चैडविक महाराज किया था। देखो, इसको याद रखने का मेरा तरीका है ईटा पर नाच, ईट पर नाच या ईटा पर नाच जो बोलो, ईटा पर नाच। देखो भैया, इसे इलेक्ट्रॉन के खोज भैया जे थॉमसन, पास से प्रोटॉन के खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। ठीक है, कभी कभी रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको वो लगाना है, क्या नाम था उसका भाई, याद भूल गया। अच्छा, ना से न्यूट्रॉन का तो आपका दिया हुआ है चैडविक। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ईटा पर नाच। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन इसका थॉमसन खोज किया था, पास से प्रोटॉन को खोज किया था रदरफोर्ड, और ना से हो गया न्यूट्रॉन और इसका चैडविक। इसका देख लेना यार, रदरफोर्ड के जगह पे दूसरा एक ऑप्शन मिलता है, देखो मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आ जाएगा तो चलो मैं बता दूंगा। अच्छा, ये हो गया। अब देखो एक और पूछ लेता है, पाई मेसोन। देखो 3 गो मौलिक कण है लेकिन 1-2 गो और है। पाई मेसोन, इसका जो खोज किया था युकावा किया था, ये भी एग्जाम में पूछा है जी, युकावा। ठीक है, चलिए और हो गया। प्रकाश में ध्रुवन की घटना को अनुप्रस्थ प्रकृति बोला जाता है, ये आप याद रखना। अच्छा, ये भी आ गया। एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उसमें धूल कणों को बाहर निकालना या कौन सा? तो ये न्यूटन के प्रथम नियम, आप एनसीईआरटी बहुत अच्छा से पढ़े होंगे। एक लड़का होता है जो चादर को डंडा से खूब पीटता है। ठीक है, तो ये न्यूटन के प्रथम नियम का ही ये उदाहरण है। अच्छा, यदि एक बंदर के लिए पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है तो ये हाथी के लिए कितना होगा? देख भैया, आदमी हो, हाथी हो, कुछ हो, सबके लिए एक ही रहता है। तो ये अगर पृथ्वी का पलायन वेग अगर पूछेगा एग्जाम में, पहले तो जान लो पलायन वेग है क्या। एस्केप वेलोसिटी मतलब वह न्यूनतम वेग जिसको हम अगर वायुमंडलीय सेक्शन में अगर कोई वस्तु को फेंकते हैं और वो ग्रेविटी को पार कर जाए। ठीक है, ग्रेविटी को पार कर जाए और दोबारा वो पुनः लौट के नहीं आए अपना जहाँ से फेंके हो, तो उसी को ही बोला जाता है ये आपका ये एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो अलग अलग मान है, आज मैं इसको देखो पूरा ऑपरेशन कर देता हूँ। देखो पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग दिया है वो आपको है ये 11.2 है, जो आपका बुक में लिखा हुआ है 11.2। यूनिट याद रखना दोस्तों, यूनिट का बहुत बड़ा खेला है इसमें, किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है,
एग्जाम में देखो चंद्रमा भी पूछ चुका है एसएससी, चंद्रमा का पलायन वेग कितना होगा, तो 2.38 होता है, 2.38, ठीक है। और यहाँ पे ये मीटर प्रति सेकेंड होगा। अच्छा, एक और ये चंद्रमा वाला, तो अब भैया मंगल ग्रह पे भी सबका विचार आ रहा होगा, तो मंगल ग्रह वाला भी जान लो भाई। मंगल का जो है इसका पलायन वेग कितना मंगल का है, तो 5.03 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब मंगल पर पहुंच गया तो बहुत सा विचार होगा, नहीं हम बृहस्पतिवार वाला भी जाएंगे, तो बृहस्पति को भी जानो। बृहस्पति, तो बृहस्पति का जो होता है कितना होता है, 59.66, ठीक है, ये मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, यूनिट थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे देखो आप लोग कन्फ्यूज हो रहेंगे यूनिट का। देखो आपको ग्रेविटी में पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण में एक होता है बड़ा जी, एक होता है छोटा जी। बड़ा जी को सावित्रिक न्यौतांक बोला जाता है, जिसका वैल्यू होता है 6.68 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो ये याद रखना। और छोटका जो जी का मान होता है, जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है, मैं साइंस अगर पढ़ाऊंगा तो आपको डीपली बताऊंगा। छोटका जो जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी आपके एग्जाम में आता है, आप इसको याद करना। अच्छा, परमाणु का प्रथम प्रारूप किया था, ये भी देखिए बहुत एग्जाम में आता है क्वेश्चन। प्रथम प्रारूप या पहली बार बताया था तो कौन बताया था, तो जे थॉमसन बताया था। चलिए, ये आपके काम का नहीं है, मनोविज्ञान संचार ये नहीं पूछा जाता है जनरल कंपटीशन में। अब हम सीधा आते हैं, और क्या रह गया, हाँ खेल कूद रह गया। देखो ये खेल कूद आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है। यहाँ से देखो क्वेश्चन देखो बनता है दोस्त। देखिए खेल कूद में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुआ था, तो 1905 में। देखो भैया 4 गो विंबलडन खेला जाता है, ग्रैंड स्लैम खेला जाता है 4 गो। कौन कौन सा है, एक ऑस्ट्रेलियन है, एक फ्रेंच है, एक यूएसए है, ठीक है, और एक विंबलडन है। ये 4 गो हर साल खेला जाता है। इससे करंट भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है करंट में, ठीक है। तो ये फिलहाल डाटा दिया गया है, आप चारों को याद रख लेना। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। फ्रेंच ओपन का एक अन्य नाम है रोलैंड गैरोस। और नवाब जोकोविच, देखो ये देखो बताता हूँ जब दे रखा है तो देखो, ये नवाब जोकोविच बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ये कहाँ के है, सर्बिया के। देखो 3-4 गो प्लेयर है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है टेनिस से रिलेटेड। एक तो हो गया तुम्हारा नवाब जोकोविच, और एक होता है भैया राफेल नडाल, ये भी सिकंदर है, राफेल नडाल। राफेल नडाल कहाँ के है, तो ये स्पेन के है, ठीक है। और एक रोजर फेडरर, रोजर फेडरर, ये अभी संन्यास ले चुका है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल लिया। ये कहाँ का प्लेयर है, तो स्विट्जरलैंड को है। देखो रोजर फेडरर से भी करंट में क्वेश्चन बन सकता है। इसने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है, 20 ग्रैंड स्लैम जीता है, तो ये याद रखना। और इनका लास्ट जो मैच था वो कौन सा, लेवर कप था, जिसमें हार गया था, ठीक है। और देखो टेनिस स्टार तो बहुत सारा है दोस्त। 2 गो बहन थी, आप लोग देखे होंगे, एगो वीनस विलियम्स, दूसरा क्या नाम था यार, दूसरा नाम देखो याद नहीं। एक तो वीनस विलियम्स था और एगो सेरेना, देखो याद नाम आ गया, एक था सेरेना विलियम्स। ये दोनों बहन बहुत बड़का स्टार थी, ठीक है, टेनिस का। और इंडिया का तो पता ही है, सानिया मिर्जा, ठीक है। तो ये सब विंबलडन के खिलाड़ी है, टेनिस स्टार हैं इन लोग। चलिए, तो यह हो गया नवाब जोकोविच। यूएसए ओपन टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुआ, तो 1881 में। पहला विंबलडन टेनिस कब खेला गया था, 1877 में। अब सबसे पुराना टेनिस तो विंबलडन सबसे ज़्यादा पुराना है। अब देखिए कौन कौन जगह पे खेला जाता है, ये देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूएस ओपन टूर्नामेंट किस सतह यानी किस पे खेला जाता है, तो ये कौन सा कोर्ट पे, था हार्ड पे खेला जाता है, ये याद रखना। देखो ठीक है, यूएस होल खेला जाता है हार्ड पे, अब विंबलडन खेला जाता है ग्रॉस पे, ठीक है, यानी घास पे, और फ्रेंच खेला जाता है क्ले पे, और ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो ये चारों याद रखना, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है करंट के तौर पे। अगला सेक्शन है कृषि। तो कृषि में देखिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 गो क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो बागवानी से। और भूरी क्रांति किससे है, तो ये चमड़ा उद्योग से है। वैसे देखा जाए तो यहाँ चमड़ा नहीं लिखना चाहिए था, उर्वरक लिखना चाहिए, उर्वरक से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, मूंगा रेशम भारत के कई राज्यों में किस राज्य से संबंधित है, तो असम में। देखो यहाँ से ना 3-4 क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये उसको मैं बता देता हूँ। एक होता है भाई देखो पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन से, 5 बार से कम नहीं पूछा है। एक होता है भाई नीली क्रांति, नीली क्रांति है मछली से, मत्स्य उत्पादन से,
ठीक है। एक होता है लाल क्रांति। लाल क्रांति, तो लाल क्रांति होता है दोस्त टमाटर और अंडा से, टमाटर और मांस से, अंडा से नहीं, मांस से, ठीक है। और कुछ बच गया? एक देखो बीपीएससी इस बार क्वेश्चन पूछा था सेफ्रॉन, सेफ्रॉन, तो सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपको है केसर से, ठीक है। और कुछ बच गया क्या? और देखो वो कृष्ण क्रांति भी है, ठीक है, कृष्ण क्रांति आपको बायोडीजल से है, ठीक है। और भी बहुत सारा है, फिलहाल आप इतना याद रखोगे बहुत है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? आंध्र प्रदेश। देखो मिर्च तीखापन काहे होता है, साइंस का सेक्शन है तो मैं बताता हूँ। कैप्सोसिन के कारण ये मिर्च तीखा होता है। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? तो धूसर से है। कंप्यूटर देखो एसएससी में कंप्यूटर पूछा जा रहा है, इस वर्ष से लागू हो गया है, तो कंप्यूटर को आपको पता होना चाहिए। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए कौन सी निर्दिष्ट तकनीक का यूज किया जाता है? तो MICR। ALU का फुल फॉर्म क्या था? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अच्छा, डाटा को बिट्स की संख्या में या बिट्स की संख्या होती है इस संसाधन में किसका यूज किया जाता है? तो ये वर्ड लेंथ का यूज किया जाता है। अच्छा, किसी संसाधन द्वारा प्रति सेकंड की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है और इसे मेगाहर्ट्ज अथवा गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है? तो ब्लॉक स्पीड के लिए। देखो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था किस पे आधारित था? तो ये पहली पीढ़ी जो था आपको ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। चलिए, डेटा संचार के लिए फाइबर विद्युत उत्पादन के, देखो ये साइंस का सेक्टर है तो मैं इसको बता देता हूँ। ये देखिए इंटरनेट के लिए फाइबर हम लोग इंटरनेट के यूज के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये बैंडविड्थ को संभालते हो कि ये प्रकाश के लिए यूज किया जाता है और ये प्रकाश के पूर्ण टोटल इन्फ्रेंस पे काम करता है। आपको देख लेना इंग्लिश वर्ड, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। हाँ, हिंदी में देखो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है जी कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे ये काम करता है। इसको एक बार आप देख लेना। चलिए, अच्छा दूसरी पीढ़ी भी देखो छूट गया था। दूसरी पीढ़ी, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित है? तो ये प्रथनकों पर आधारित है। चलिए, अगला सेक्शन हम लोग देखेंगे विविध को। देखिए यहाँ से भी आपके पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है विविध से भी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके अधीन काम करता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ये सबसे पहले तो इसका मुख्यालय जान लो। तो मुख्यालय आपका है यहाँ इसका है दिल्ली में है, ठीक है। तो ये याद रखना है, नहीं इसका दिल्ली नहीं होगा, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ना, तो इसका जो ये मुख्यालय जो कोलकाता है भाई, कोलकाता है, ठीक है। और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसको कहा जाता है? तो ये देखो 1861 ईस्वी में, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो इसको देखो याद रखना, इसको ASI बोला जाता है। दिल्ली में कुछ और है, ठीक है। अच्छा, बहुजन हिताय सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? देखो बहुजन हिताय सुखाय ये वाक्य है ऑल इंडिया रेडियो का। देखो ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना होता है 1936 में होता है, इसको याद रखना, SSC पूछा है। अच्छा, दारा सिखो किस सूफी परंपरा का अनुयायी बन गया था? देखो भाई दारा सिखो जो था कादरी सिलसिला का अनुयायी बन गया था। दारा सिखो से देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये शाहजहाँ का बड़ा लड़का होता है, ठीक है, शाहजहाँ का ये बड़ा लड़का होता है। इसको भैया औरंगजेब गिरा के मारता है। औरंगजेब इसको इतना मारता है, उसको पिंजरा उंजरा बंद करके आता है, मुंडी काट के लाता है और अब इसको यहाँ पे जो दिल्ली में क्या है जो मकबरा है वहाँ पे उसको रख दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए देखो इम्पोर्टेंट ये है, वो पढ़ाऊँगा मैं तो बाद में बताऊँगा। ये जो होता है ना भगवत गीता, देखो भगवत गीता को फारसी में अनुवाद किया था। फारसी में अनुवाद किया था कौन? तो ये दारा सिखो, इसको आप याद रख लेना। चलिए, अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज विष्णु अंकित सिक्के जारी किया गया था। तो ये जारी किया गया था हुबुक के द्वारा। नया क्वेश्चन है भाई। मोहिनी अट्टम दो शास्त्रीय नृत्यों के रूप में है जिसका उत्पत्ति केरल में हुआ। तो दूसरा क्या है? कथकली। देख भाई, एक कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम, ये दोनों केरला का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। इसको शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। टोटल संख्या शास्त्रीय नृत्य को 8 है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ फोकस करेंगे।
देखो एक तो हो गया मोहिनीअट्टम और कथकली, दोनों केरला। एक देखो एग्जाम में पूछता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। एक वो देखो कुचिपुड़ी पूछता है जी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम में, ठीक है। आंध्र प्रदेश, कच्चे पूड़ी कौन खाएगा? तो अंधा लोग खाएगा, इसलिए आंध्र प्रदेश मार देना, ठीक है। यहाँ पे देखो एक त्यौहार है, वही पूछता था कि ओनम। ओनम देखो मनाया जाता है भैया केरला में, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा हुआ जान लो, पोंगल। पोंगल मनाया जाता है भाई ये तमिलनाडु में, तो भाई कंफ्यूज मत होना। अच्छा, भारत के संदर्भ में थिलाना किसके रूप में के लिए जाना जाता है? तो थिलाना जो है ये आपको भारत, ये थिलाना एक भरतनाट्यम का एक रूप है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में मोत्सू त्यौहार मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में, और नागालैंड के भैया ऑफिशियल भाषा क्या है? अंग्रेजी है। यहाँ एक जनजाति है आओ, ठीक है। ये ग्रुप डी में पूछा क्वेश्चन है बेंगलोर बोर्ड में। और क्वेश्चन है हाँ, चापाचर, क्या है भैया नाम ऐसा चापाचर, कूट, भीमकूट, पावलकूट आदि त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम में। बिहू, तो बिहू तो असम में है। देखो बिहू, माजुली महोत्सव और अबुबासी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में। ऐसे बिहू देखो असम में भी है, ठीक है, उसको याद रखना। अब मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है? देखो मटकी है आपका मध्य प्रदेश का। अच्छा, एक दो को मैं बताता हूँ जो एग्जाम में पूछ सकता है। देखो माधुरी लोक नृत्य, माधुरी धक धक गर्ल, माधुरी लोक नृत्य, ठीक है भाई। तो ये आपका एपी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। धक धक गर्ल किसको कहा जाता है? माधुरी दीक्षित को कहा है, तो उसे आप याद रखना, ठीक है। माधुरी लोक नृत्य कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। एक देखो ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पैठन जल विद्युत परियोजना, देखो ये भी एसएससी पूछा है। पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो पैठन है आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह, ठीक है, दिसंबर मंथ को पूरा मैं कवर कर दिया हूँ। और इससे पहले मैं नवंबर का भी कवर किया हूँ, तो उसको भी आप देख लेना जाके। और मैं दृष्टि का भी सार संग्रह को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। और कंसेप्ट के साथ भी दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, इसका रिवीजन कीजिए, मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ।